वेलकम। ये आपका चैप्टर है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। उसका जो आज हमने कवर अप किया उसके बाद जो बचता है आज हम इस वीडियो में वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक और मुगल्स encompassed many regions. A Sanskrit prosody, for an example, praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban, explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and including all South India. Dravida people, South India, people of Dravida region, people of different region, Gauda, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his army. ठीक है, देखो यहाँ पे बड़े बड़े राज्यों के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे जैसे कि बड़े बड़े जो राज्य थे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है चोलास के बारे में, है ना। तो तुगलक है, मुगल हैं, उनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो उनके काफी बड़े बड़े एम्पायर थे, काफी बड़ा बड़ा, पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे वो राज किया करते थे। ठीक है, एक संस्कृत प्रशस्ति है। प्रशस्ति होता है जो राजा की प्रेज में लिखी गई एक खंबे पे या किसी चीज पे एनग्रेव करके लिखी गई राजा की प्रेज में कोई बात होती है, कोई मैसेज होता है, उसको प्रशस्ति बोलते हैं। तो जो एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसमें दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन के बारे में बताया जा रहा है, बलबान के बारे में, कि उनका जो राज्य है वो इतना बड़ा है कि वो बंगाल से लेके गजनी अफगानिस्तान तक पूरा फैला हुआ है। इतना ज्यादा बड़ा उनका राज्य है, ये माना जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग इनके राज्य में हैं, जैसे आंध्र, केरला, कर्नाटका, ये सारे इनके रीजन में रहते हैं। तो ये बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है आगे देखते हैं। एग्जैजरेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये सारे एग्जैजरेटेड क्लेम है कॉन्क्वेस्ट के, मतलब ऐसा सच में इतना नहीं हुआ होगा कि इतना सारा रीजन उन्होंने जीत लिया होगा और सारे लोग भाग गए होंगे उनको जैसे ही वो जीते होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। बट ये जरूर हुआ होगा कि उनकी आर्मी ने काफी बड़े स्केल पे जीत हासिल कर ली होगी। एट द सेम टाइम they try to understand why ruler kept claiming to have control over different part of subcontinent। तो हमें क्यों क्लेम किया करते थे कि वो इतने ज़्यादा बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। By 700, many region already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. They were also associated with specific ruling dynasty. There was considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughal were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. देखो, जो तुगलक थे, चोलास थे, खलजीज थे, वो एक्चुअली इतना बड़ा एम्पायर बना पाए थे जो पैन रीजनल है। पैन रीजनल मतलब जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले रीजन्स को इकट्ठा करके ले आता है। ठीक है, उसको पैन रीजन, जैसे इंडिया, पैन इंडिया, पूरा इंडिया, मतलब पूरा इंडिया। तो पैन रीजनल मतलब जिसमें मल्टी नेशनैलिटीज रहती हैं, मल्टी डाइवर्सिटी लोग रहते हैं, मल्टी डाइवर्स लोग रहते हैं। ठीक है, नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ठीक है, इन सबके पास था एम्पायर, लेकिन सारे के सारे ऐसा नहीं बोला जा सकता कि सारे ही बहुत ज़्यादा स्टेबल थे, कि इतने ज़्यादा स्टेबल। जैसे मुगल का काफ़ी स्टेबल था, लेकिन खलजीज का उतना स्टेबल नहीं था। खलजीज के जो एरिया था वो भी कम था, मुगल्स का एरिया जिस पे वो रूल किया करते थे वो ज़्यादा था। When the Mughal Empire declined in 18th century, it led to a re-emergence of regional states. जब मुगल एम्पायर फाइनली डिक्लाइन हुआ, खत्म होना स्टार्ट हुआ, तो दोबारा से इमरजेंस होनी स्टार्ट हो गए दूसरे एम्पायर्स की, दूसरे छोटे छोटे एम्पायर्स की। But years of imperial pan-regional rule had altered the character of the region. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of big and small states that had ruled over them. देखो, ठीक है, उसके बाद की मुगल के जाने के बाद, मुगलों के खत्म होने के बाद छोटे छोटे राजे महाराजा बहुत सारे हो गए, जैसे बंगाल का राजा हो गया, हैदराबाद के राजा हो गए, ऐसे मतलब छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग राजा तो आ गए, लेकिन
उनकी एक हिस्ट्री बन गई जो कि पूरे इंडिया से रिलेटेड थी, या तो वो किसी मुगल के अंदर पहले कभी थे, तो उनकी एक हिस्ट्री बन गई जो कि पूरे इंडिया से कनेक्ट करती है। Across most of the subcontinent, the region were left with legacies of big and small states that had ruled over them. उनके पास legacies रह गई, कहानियाँ रह गई कि कोई उनके ऊपर पहले राज किया करता था जो अब नहीं करता है, लेकिन उनकी हिस्ट्री तो बन गई। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realm of government, the management of economy, like culture and language। ये जो समानता है कि एक जैसा ही कोई उनके ऊपर पहले रूल किया करता था, तो उनके बीच में एक समानता आ जाती है ना कि एक ही बंदा कोई रूल करता था उनको, तो वो समानता देखने को मिलती है हमें किसमें, वो हमें देखने को मिलती है कि जब जो उनका शासन करने, जो छोटे छोटे राज्य थे, महाराजे थे, उनके शासन करने का तरीका भी एक ही है, उनका जो रूल करने का तरीका था वो भी एक ही था, ठीक है। इकोनॉमी एक ही तरीके से अपनाते थे, उनके बीच के जो कल्चर, इलाइट कल्चर, जो अपर क्लास कल्चर था, वो भी सेम ही था, और उनकी लैंग्वेजेस भी सेम ही थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि एक किसी कॉमन राजा ने इन सब रीजन्स के ऊपर कभी राज किया होगा, इसलिए इनकी कॉमन हिस्ट्री है, इसलिए ये ऐसे कॉमन बिहेव कर रहे हैं। Through the 1,000 years between 700 to 1750, the character of different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness। अभी भी जैसे हमें पता है कि हम एक बड़े इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमें डिटर नहीं करता कि हम एक हरियाणवी ना कहें अपने आप को, या हम अपने आप को गुजराती ना कहें। हम उतना ही प्राउड फील करते हैं कि अपने आप को गुजराती या हरियाणवी या पंजाबी कहते हुए, जितना हम अपने आप को इंडियन कहते हुए फील करते हैं। तो हमारे पास अपनी डिस्टिंक्टिवनेस भी है कि हाँ, मैं हरियाणवी हूँ या पंजाबी हूँ या मैं गुजराती हूँ, ये मेरी डिस्टिंक्टिवनेस भी है, लेकिन मैं इंडिया के साथ एक भी फील करता हूँ, इंटीग्रेटेड भी फील करता हूँ, क्योंकि क्योंकि हम सबकी एक कॉमन हिस्ट्री रह चुकी है, हम सब ने एक ही जैसी चीज़ें देखी हैं, एक ही जैसा रूल देखा है ना, तो इसलिए हम सबकी कॉमन हिस्ट्री है, हम सबका कॉमन कॉमन जीवन है, इसलिए मैं इंडियन इंडियन होने में भी उतना ही गर्व लेती हूँ, और हरियाणवी होने में भी उतना ही गर्व लेती हूँ। तो ऐसे ही उनके लिए था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी सेम थी, जो पुराने लोग थे 700 से 1750 तक, इन लोगों की हिस्ट्री भी एक जैसी रही है, इनके साथ चीज़ें भी सारी एक जैसी होती आ रही थी, ठीक है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन तो ये, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इलाइट कल्चर, इकोनॉमी और लैंग्वेजेस वगैरह ऑलमोस्ट सब सेम सेम चल रहा था, तो इन लोगों को ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड फोर्स तो थी पूरे इंडिया की कि हाँ, हम इंडिया भारत से ही बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान बोल लो, हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, और हिंदुस्तान में ये रियासत है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। मतलब हो सकता है कि उनके राज्य रियासतें ये सारी चीज़ें अलग हो, लेकिन वो अपने आप को इंडियन मानने ज़रूर लगे थे, जो लोग थे वो अपने आप को इंडियन मानने ज़रूर लगे थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, the 1,000 year of history that we are exploring witnessed major development in religious tradition. People's belief in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency religion was often closely connected with social and economic organization of local community. As the social world of these ग्रुप अल्टर सो देयर बिलीफ। देखो, जो रिलीजन है वो भी हम अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ से कितना पुराना रिलीजन, कितने शुरू से ही चलता आ रहा है। इनफैक्ट जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि कुछ सुपर नेचुरल एजेंसी है, जो नेचर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि पूरी की पूरी दुनिया को चला रही है, उसी को वो रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड है, हर जगह पर सब कोई मानता है कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल एजेंसी है जो कि धर्म को, जो कि देश या जो दुनिया को चला रही है, उसी को हम रिलीजन बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन रिलीजन और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है आपका समाज में, उससे भी रिलेटेड है। जो रिलीजन है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से भी रिलेटेड है। अब वो कैसे है वो हम देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे।
These included the worship of new deities, the construction of temple by royalty, and growing importance of Brahmana, the priest, as dominant group in society. देखो रिलीजन तो रिलीजन हुआ, अब देखो चार चार वर्ण में जैसे कि सोसाइटी को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ काम के आधार पे ये चीज़ें बांटी गई थी, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये तो बिल्कुल सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिस जो नीचे ऐसा डिवाइड कर दिया हमने कि जो ब्राह्मण है वो तो अपर है, और जो क्षत्रिय है वो भी अपर है, पीजेंट्स हैं जो वो वैश्य है, और जो शूद्र है वो स्लेव्स है। मतलब जो शूद्र कैटेगरी में आते थे उनको तो बिल्कुल डिग्रेड कर दिया, उनको समाज में कोई स्टेटस भी नहीं दिया जाता था, उन्हें माना जाता था कि ये तो स्लेव बनने के लायक हैं, जबकि जबकि शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं था, रिलीजन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट काम के बेस पे चार वर्ण डिसाइड किए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, है ना। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये जो धर्म है वो भी खुद ही चेंज होते चले गए। जैसे कि पहले ज़्यादा ये वेद, ये क्या बोलते हैं, यज्ञ वगैरह में करने के या ये रिचुअल परफॉर्म करने के जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, उसकी वजह से ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वही होते थे जो यज्ञ वगैरह करवाने आते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना स्टेटस मांगा कि हमारा सबसे ऊंचा वाला स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसे करते करते समाज में चार सेक्शन बन गए, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर थे और वैश्य शूद्र सबसे नीचे आ रहे थे, शूद्र बिल्कुल ही सबसे नीचे आ रहे थे। तो इस तरह से धर्म भी टाइम के साथ साथ सोसाइटी को भी चेंज करता गया। इस तरह से आज भी हम देखते हैं जो दलित वगैरह होते हैं वो वही लोग हैं, हरिजन या दलित जिनको हम बोलते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्हें समाज में छोटा स्थान दिया गया है, जिन्हें हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में SC ST बोलते हैं। तो वो लोग वही हैं जिन्हें रिलीजन के बेस पे सोसाइटी में छोटा स्थान दिया गया है। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmin a lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their parents, the new rulers who were searching for prestige. जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने अपनी जो जगह थी वो पूरी तरह सिक्योर कर ली थी, पूरी तरह बना ली थी। और जो उसको सपोर्ट ब्राह्मणों, क्योंकि ब्राह्मण ही वो लोग थे जो संस्कृत पढ़ सकते थे, तो जो भी ऋग्वेद वगैरह ये संस्कृत में लिखे हुए थे, तो ब्राह्मण ही थे सिर्फ जो कि वो चीज़ें पढ़ सकते थे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ प्रवचन वगैरह दे सकते थे। तो उनकी इस नॉलेज की वजह से सोसाइटी में उनको एक बड़ा स्थान मिला कि बस ब्राह्मण नहीं तो पता नहीं क्या है, ठीक है। तो उनको एक बहुत बड़ा स्थान मिला सोसाइटी में। फिर जो रूलर्स हुआ करते थे, रूलर्स ने भी ब्राह्मण्स को एक ऊंचा स्थान दिया, जैसे कि राजपुरोहित बना लेते थे, अपने पुरोहित वगैरह बना लेते थे, गुरुजी बना लेते थे। तो इन लोगों ने भी ब्राह्मणों को एक काफ़ी ऊपर का स्थान दिया है। One of the major development of this period was the emergence of idea of bhakti, of loving personal deity that devotee could reach without the aid of priest or elaborate ritual. देखो अभी तक भगवान तक पहुंचने के रास्ता सिर्फ ब्राह्मण बता सकता था, अभी तक की जो नॉलेज के अकॉर्डिंग कि भगवान तक जाने का रास्ता, क्योंकि अभी भी कोई यज्ञ वज्ञ होता है, कुछ होता है तो भी उसमें हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वही सारी चीज़ें करके देता है, कोई पूजा पाठ होता है वो भी ब्राह्मण ही करके देता है। तो पुराने टाइम में भी ऐसा ही था कि हम सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर ही निर्भर हो गए थे, बिल्कुल उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गए थे कि भगवान से मतलब हमारा मैसेज भगवान को पहुंचाना है तो ये सारा काम बस ब्राह्मण ही करेगा। तो इस पीरियड में 700 से 1750 वाले पीरियड में एक नया मूवमेंट आया जिसको हम बोलते हैं भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट का अपना ही एक एजेंडा था। भक्ति मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अगर भगवान का नाम लें, भगवान को दिल से याद करें तो भगवान हमारी बात सुन लेंगे। मतलब उसका मानना जो भक्ति मानने वाले लोग थे उनका मानना ये था कि भगवान तो हर किसी में बसते हैं, तो इसलिए अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो वो भी, या इंसान की सेवा करेंगे तो वो भी भगवान की भक्ति ही है, ठीक है। This was also the period when new religion appeared in the subcontinent. Merchant and migrant first brought the teaching of Holy Quran to India in the 7th century. Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God, Allah.
whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social value। देखो, अब एक तो भक्ति मूवमेंट इंडिया में चालू हो गया जिसके अकॉर्डिंग कि हम भगवान अब हमारा पर्सनल हो गया, अब हम भगवान से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेके उसकी पूजा करके, हमें ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। तो ये भक्ति मूवमेंट की ये बेसिक एजेंडा था। उसके बाद एक दूसरा नया रीजन हमारे सब कॉन्टिनेंट में आना स्टार्ट हुआ। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भूटान, ये वाला रीजन जो इंडिया से जुड़ा हुआ छोटे मोटे देश है, उन सबको मिला के बनता है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस जगह पर एक नया धर्म आया जिसका नाम था मुस्लिम धर्म आया, जो कि किसके थ्रू आया? मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स के थ्रू आया। जो मर्चेंट्स यहाँ से वहाँ घूमने जाते थे, सामान बेचने जाते थे, या माइग्रेंट्स हुआ करते थे जो कहीं और से यहाँ पे रहने आते थे, तो उनके साथ साथ जो कुरान की टीचिंग्स थी वो भी आई। अब कुरान में क्या माना जाता था? कुरान में माना जाता है कि एक ही भगवान है, ठीक है। उस भगवान में जो बिलीव करता है वो सुखी रहता है, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, कुछ भी हो, बट अल्लाह सबके लिए सेम है, ठीक है। तो वो एक गॉड में मानते थे जो था अल्लाह, ठीक है। मैंने तो एक नया रूल आ गया और एक वो भी हो गया, भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई, दोनों चीजें हो गई। मैनी रूलर वर पैटर्न ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियन एंड जूरिस्ट। जो उलेमा होता है वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ, जैसे हिंदी में पंडित होते हैं कि पंडितों का ग्रुप हो, तो ये उलेमा जो होते हैं ये मुस्लिम जो पंडित है, मुस्लिम जो थियोलॉजियन है, जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट है, उनका ग्रुप है। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वे बाय इट्स फॉलोअर, ठीक है। जो इस्लाम है उसको भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। अब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम उसको अपने नज़रिए से देखते हैं। ऐसे ही जिसने कुरान को, जो भी कुरान को पढ़ता जाता था वो अपने अपने नज़रिए से कुरान को देखने लगा। देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब इस चीज़ से दो सेक्शन हो गए मुस्लिम्स में भी। अभी देखो, हमने पढ़ा कि मुस्लिम्स में कुरान में बोला गया है कि एक ही अल्लाह है और कोई भी दूसरा सोशल बैकग्राउंड नहीं है, एक ही तरह से है सब कोई, विदाउट सोशल बैकग्राउंड, सारे एक ही सोशल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ये माना जाता है। लेकिन देखो, टाइम के साथ साथ धर्म कैसे चेंज हो जाता है, इंटरप्रिटेशन चेंज होने लग गई। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे तो मैंने अपने ढंग से समझा कि ये लिखा हुआ है, किसी और ने अपने ढंग से समझा कि ये लिखा हुआ है ना। तो ऐसा करते करते दो सेक्शन बट गए मुस्लिम्स में भी। एक शिया मुस्लिम हो गए जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ में बिलीव करते थे, और दूसरे सुन्नी मुस्लिम हो गए जिन्होंने जो अर्ली लीडर्स थे उनकी कम्युनिटी के, उनकी जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट किया। तो दो लीडर बन गए, सुन्नी और शिया, ठीक है। There were other important differences between the various scholar of law, जैसे हनाफी और शफी वगैरह, एंड थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। और भी इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगी, सब सेक्शन बनने लगे। जैसे ये दो सेक्ट बन गए, ये दो चीज़ें तो बन गई, जैसे एक बन गया शिया मुस्लिम और एक बन गया सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग सेक्शन बनने लग गए, इसके अंदर भी अलग अलग सेक्शन बनने लग गए, जैसे कि हनाफी और शफी वगैरह, ये सारी अलग अलग चीज़ें बनने लग गई। तो ये धर्म के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज था जो कि इस टाइम के दौरान आया, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।